हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 से लेकर 16 तक। मेरा कोशिश ये है 4 प्रश्न है, अगर पढ़े होंगे तो करना, अगर चाहे होंगे तो कर लिए होंगे, और अगर नहीं चाहे होंगे तो नहीं हुआ होगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं बता दें चारों प्रश्न को। है बहुत आसान, बस समझना है केवल। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R इक्वल टू T1 T2 इज डेट इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। ओके, कह रहा है कि ये तुल्यता संबंध है, प्रूव कीजिए। उसके बाद फिर इसमें 3 लाइन का प्रश्न दिया है, लंबा चौड़ा। इसमें यही प्रश्न बोल रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 4 6 10 वाले समकोण त्रिभुज T2, फिर भुजाओं 12 10 12 13 5 वाले समकोण त्रिभुज। ओके, कह रहा है कि कौन सा इसमें एक दूसरे से संबंधित है। तो अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है। करना क्या है, ये चीज है, हमें इसको तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहला हमको चाहिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ओके, और दूसरा हमको चाहिए सममित संबंध, और तीसरा चाहिए हमको सममित संबंध, और तीसरा हमको चाहिए संक्रामक संबंध। आप लोग खुद दिमाग लगा, देखिए मैं लिखने का तरीका जो है पहले और दूसरे नहीं पहले नहीं है, दूसरे तीसरे लेक्चर में एकदम अच्छे तरीके से कैसे लिखने का सब बताएं। तो मान लीजिए स्वतुल्य हमको लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहेंगे डायरेक्टली हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली कोई भी चीज जब हम स्वतुल्य की बात करते हैं, स्वयं से तुलना, स्वतुल्य, तो यहाँ पर अगर T1 T2 के समरूप है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि T1 T1 के समरूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, कि T1 के समरूप है, समरूप है। तो अगर ये चीज समरूप होता है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि यहाँ से आ गया T1 बिलोंग्स टू R। अगर ये चीज इसमें है तो हम डायरेक्टली आंख मूंद कर बोल देंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए दूसरा सममित संबंध का मतलब क्या है। जैसे सममित का मतलब होता है कि जहां कहीं भी हम देखें, हमको 2 पार्ट में एग्जैक्टली दिखे। जैसे अब इसको देखिए, रंग को मत लेकर चलिएगा, इधर ब्लैक है इधर रेड है। अब इसको अगर हम देखें, दिख रहा है कि नहीं, ब्लर नहीं है, नहीं। अब जैसे मार्कर को लेकर चले, अब एकदम अगर बीचों बीच से हम इसको फाड़ दें, नोक से भी आधा पूरा फाड़ दें, तो हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ हमको सिमेट्री दिखेगा, सममित दिखेगा। वो मैथमेटिकल वैसे ही रैंडमली हर जगह का काम। लेकिन मैथ में क्या है कि मैथ में देखिए होता यही है, अगर हम सीधा देखने पे दिख रहा है मैथ में तो हमको उल्टा भी लाके प्रूव कर दे। तो वैसे जैसे T1 T2 बिलोंग्स टू R है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। T1 T2 बिलोंग्स टू R है, इसका क्या मतलब है कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के क्या है, समरूप है। अब ये चीज है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि T2 T1 के समरूप है। देखिए कि ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा हर जगह उल्टा ये काम नहीं करता है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि T1 T2 के समरूप है। अगर T1 कोई है और T2 कोई है, T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब आप खुद देख रहे हैं कि T1 T2 तो था ही था, T2 T1 भी आ गया, तो ये हो गया सममित संबंध, सममित संबंध। अब उसके बाद आते हैं संक्रामक पर। देखिए संक्रामक में क्या है, यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे ऐसा है, T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब ये हुआ कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, समरूप है। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए। जैसे देखिए कोई चीज यहाँ पर T1 है, कोई यहाँ पर एंगल ट्रायंगल
T2 T3 है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब मैं बराबर कह दूंगा तो सर्वांग हो जाएगा, समानुपाती बोलना पड़ेगा। अब ये इससे अगर समरूप है और ये इसके समरूप है तो ये बताइए ये इसके समरूप होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा ही होगा, ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो ये इसके समरूप होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कि T1 T3 के समरूप है, समरूप है। अब ये चीज अगर आ गया तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। ओके, अतः ये संक्रामक संबंध है। और अगर ये संक्रामक संबंध है तो आप लोग ये बताइए, आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है। देखिए ये लिखने का बहुत अच्छा प्रोसेस है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए जो आगे क्वेश्चन पूछा है, आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है समरूप त्रिभुज क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं ना क्लास 10th में समरूप, तो आप लोग कहेंगे समरूप का मतलब यही होता है कि कोई सभी अगर दो त्रिभुज ले लिए तो उनके भुजाएं जो होती है वो भुजाएं कैसी रहनी चाहिए? समानुपाती रहनी चाहिए। तो ये बताइए इसमें आप लोगों से दो चीज दिया है, तीन त्रिभुज दिया है। देखिए T1 दिया है आप लोगों को 3 4 5 लगभग यही है। T2 आपको दिया है, T2 कितना दिया है? 4 6 10, 4 8 10 होना चाहिए। और T3 दिया है लगभग 5 12 13। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5 12 13 वाले T2, ये T2 है T2, और 4 8 10 वाले T3, ये चीज है। कह रहा कि इनमें से कौन सा त्रिभुज संबंधित है। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए, समरूप त्रिभुज वही होता है जिनकी भुजाएं समानुपाती हो। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आप देखिए किसकी भुजाएं समानुपाती हैं। आप कहेंगे 3 4 5 का डबल ये है, यानी हम लिख सकते हैं कि 3/4, कुछ गलत हो रहा है यार, 3/6, 4/8, 5/10 इक्वल टू 1/2। अब आप लिख सकते हैं कि अतः T1 T2 के भुजाएं, अब T1 T2 की भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। अब ये इसलिए ये T1 T3 एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। आया समझ में? अब T1 को मैं क्यों हटा दिया? आप कहेंगे T1 की भुजाएं किसी से नहीं संबंधित है। भाई T1 की भुजाएं समकोण त्रिभुज तो है, समकोण त्रिभुज में ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनकी जो साइड है वो किसी और साइड से क्या है, संबंधित नहीं है। क्योंकि जब हम समानुपाती निकालेंगे तो समानुपाती नहीं आ रहा है। ओके, यही था आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न। देख रहे हैं, बहुत ही आसान था। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। देखिए प्रश्न को मिटाते हैं, आप लोग ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। तो 13 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। वैसे 13 नंबर प्रश्न मेरा लिखना समझ लीजिए एक प्रकार से बहुत ही अजीब बात है। क्यों? देखिए यहाँ पर दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू P1 P2, R इक्वल टू P1 P2, फिर उसके बाद कह रहा है कि इज डेट P1 तथा P2 की भुजाओं रहेगा, की भुजाओं की संख्या समान है। अब ये बताइए, आपको इसमें कुछ बताना पड़े तो आप लोग खुद बताइए, तब हम बता दें। दिख रहा है कि नहीं? ऊपर नहीं लिख दिए? नहीं, कि संख्या क्या है? समान है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए। आप कहेंगे ऐसा है, समरूप में त्रिभुज था और यहां पर कह रहा है कि कोई दो बहुभुज ले लिए कि जिसमें भुजाएं क्या है, समान है। तो आप कहेंगे ऐसा है, जब हम स्वतुल्य की बात करें। अब इसमें प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि परिभाषित है R एक तुल्यता संबंध है, बताइए। और 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब आप दिमाग लगाइए। आप कहेंगे कि ऐसा है, अगर ये चीज है तो हमको जब स्वतुल्य की बात आएगी तो हम T1 T2 की जगह क्या लिखेंगे? आंख मूंद कर हम लिखेंगे P1 P2। इसका मतलब ये हुआ कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अब थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा पूरे में।
अब देखिए पूरे में हमको लिखना क्या पड़ेगा। अब एक बार मैं और लिख देता हूँ। देखिए अगर आप लोग चाहें तो नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही आसान है, और चाहें तो कर लेंगे। देखिए चलिए खैर कोई नहीं, बता देते। जैसे ऐसा है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्वतुल्य संबंध में जब बात होगी तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो आप लिखेंगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान, भुजाओं की संख्या समान है। लेकिन आप कहेंगे P1 तथा P2 नहीं रहेगा, यहाँ P1 तथा P1 की संख्या। तो आप सिंपली लिख देंगे कि P1 कोई भी अगर बहुभुज ले लें तो P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या तो समान रहेगी ही रहेगी। तो इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्टली कि P1 में भुजाओं की संख्या समान है, या फिर P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे कि P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्वतुल्य की बात करते हैं, और मैं देख भी रहा हूं कि दोनों का स्वयं से कंपैरिजन करने पर सेम आ रहा है, तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। अब हम बात करते हैं सममित की। सममित में देखिए क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब ये है कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। ओके, अब अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब ये हो गया, हमको देखिए यहां से कहां पर पहुंचना है, P2 P1 पे पहुंचना है। बीच में मैं क्या कर रहा हूं, हमसे उससे मतलब नहीं है। ओके, तो P2 P1 हमको लाना है, तो करेंगे क्या, हम लिख देंगे कि P1 तथा P2, यही छापना रहता है हमेशा कि भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। अब देखिए ये P1 तथा P2 में हुआ, तो आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, हम ये भी तो लिख सकते हैं P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। अब ये चीज अगर है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि P2, P1 बिलोंग्स टू R। अब बताइए P1 P2 चले थे, P2 P1 पे आ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध क्या होता है, आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, अगर कोई चीज का रिलेशन है उसके आगे जब हम चले रिलेशन लेके, जैसे अब देखिए मैं रैंडमली बता दूं पहले क्या चीज हमको लाना है। जैसे P1 P2 बिलोंग्स टू R, ओके, तथा P2 P3 बिलोंग्स टू R। दो दिन अभी देखिए, 2 दिन आप लोगों का क्लास चला नहीं है, जैसे लग रहा है लिखना ही भूल गए बोर्ड पर। ओके, ये चीज है, हमको P2 को हटाना है और P1 को लाना है। ओके, तो ध्यान से समझिए लिखेंगे क्या। इसका मतलब ये होता है कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ओके, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तथा P2 P3 का क्या मतलब हुआ कि P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। अब इस पूरे लाइन का कंक्लूजन यही निकला कि हम ये लिख सकते हैं कि P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। क्यों है मैं ये भी बता रहा हूँ, सब्र रखिए। जैसे देखिए ये कोई बहुभुज है, 3 साइड है, P1 बोल दिए, ये कोई है P2 बोल दिए, ये कोई है P3 बोल दिए। हमने ये बोला कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो भैया जब तीनों समान है तो P2 को हटा देना है, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि P1, P3, यानी P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि P1, P3 बिलोंग्स टू R। अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि जब ये चीज है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे संक्रामक संबंध।
और जब ये तीनों है तो हम क्या लिखेंगे, अब नीचे एक काम तो कर ही सकते हैं, आता है ये स्वतुल्य संबंध है, ये सब लिखते रहिएगा, ठीक है। तो अब तीनों जब है तो संक्रामक संबंध है। इतना हो गया क्वेश्चन का आधा पार्ट। अब जो क्वेश्चन के आगे दिया है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये भी बताइए कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले से संबंधित कौन सा संबंधित होगा। जैसे देखिए प्रश्न ये है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न में आप लिखना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं कि जो भी बहुभुज होगा, 3 साइड है, भुजा 3, 4, 5, तो अगर 3 साइड है तो कोई भी हम बहुभुज बनाएंगे तो 3 साइड से कौन सा बहुभुज बना सकते हैं, त्रिभुज। तो आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अतः भुजाओं 3, 4, 5 वाले लंबाई से केवल बहुभुज त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो भी समुच्चय हुआ क्या हुआ, त्रिभुज के सभी समुच्चय आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए ये रहा आप लोगों का 13 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ पहली बात, क्योंकि 14 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे देखिए हिंट दे देंगे, घबराइए नहीं आप लोग, जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लेने का। 14 नंबर प्रश्न ये बोला है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में L1 L2 के समांतर है। आर जो दिया है L1 L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के, ओके, ये चीज है। अब ये बताइए आप इसे प्रूव नहीं कर लेंगे, L1 L2 के समांतर है तो खुद का खुद से होगा समांतर, L1 L1 के समांतर है, L1 L2 के है तो L2 L1 के होगा, L1 L2 के है L2 L3 के है तो L2 को फेंक दो, L1 L3 के समांतर हो जाएगा। अब ये चीज जब हो गया तो क्वेश्चन में आगे दिया है कि y बराबर 2x + 4, y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय बताइए। आप लोग खुद बताइए कि अगर, अच्छा मैं इंटर का पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे इस समय 9th का भी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चीज़ हायर लेवल का बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा क्लास है। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर ये चीज़ है तो यहाँ से प्रवणता इसकी कितनी आएगी। आप कहेंगे इसकी प्रवणता यानी 2 आ गई, भाई y बराबर mx + c से हम कंपेरिजन करेंगे, ओके। m का मान यहाँ से है 2, तो अगर मान लीजिए हम m का मान 2 ले लें तो अब अगर कोई सा भी हम लाइन खींचे, 2 पर लाइन खींचे, कोई भी लाइन खींचे, तो हमको केवल c का अलग पड़ेगा। भाई अगर प्रवणता 2 है, ठीक है, तो हम प्रवणता 2 रखेंगे प्रत्येक बार में, केवल डिफरेंस कहाँ पर आएगा, 4 की जगह c कर दें। c क्या है, c एक अचर नंबर है, कोई भी संख्या रखते जाए, कोई भी लाइन बनाती जाए, प्रवणता यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसका जो समुच्चय हो जाएगा y बराबर 2x + c हो जाएगा। ओके, आया समझ में? देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको समझना था, ठीक। अब हम बात करते हैं 15 नंबर पे। देखिए 15 नंबर तो बहुत ही आसान है। 15 नंबर मिटाएं पहले इसको, तब तो इसको थोड़ा सा पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दें, उसके बाद मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में ये चीज है, समुच्चय में कह रहा है 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1, फिर कह रहा है 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 3 2, ये चीज है। अब देखिए 4 विकल्प दिया है, A B C D। पहला कह रहा है कि R एक नहीं, पहला बोला कि R स्वतुल्य तथा सममित है। अब देखिए R स्वतुल्य तथा सममित है। अब इसमें मैं स्वतुल्य का मतलब होता है, क्या चीज होता है स्वतुल्य का, देखिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अभी मैं जल्दी पढ़ा हूँ, आप लोग की वजह से हिंदी पढ़ते पढ़ते मैं इंग्लिश ही भूल जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव होता है, हमको लग रहा था रिफ्लेक्सिव। देखिए स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव और ये हो गया सिमेट्री और ट्रांजिटिव संक्रामक। अब पहले में कह रहा है कि R स्वतुल्य है तथा सममित है।
रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है, गोला नहीं मारे। दूसरा कह रहा है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। तीसरा कह रहा है कि आर सममित तथा संक्रामक है, सममित तथा संक्रामक है, सममित तथा संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं है। और चौथा कह रहा है कि तुल्यता संबंध है, यानी चारों है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तब हम इसको मिटाएं और इसको दे दनादन तुरंत बताते हुए चले गए। हो गया? हमें लगता है कि हो गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए दिमाग लगाइए, सब हो जाएगा अपने आप। ये यस का मतलब क्या है, सिमेट्री। यहाँ देखो अब यहाँ पर आप कहेंगे ऐसा है, एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 अगर पूरा है तो हमको 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों रहेगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 स्वतुल्य संबंध है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, स्वतुल्य संबंध है। यानी स्वतुल्य संबंध अगर है तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, कटा। ओके, यानी ये तीनों ऑप्शन बचा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव नहीं, हम बात करते हैं सिमेट्री की, सममित है कि नहीं है। अब दिमाग लगाइए, 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, इसमें कहीं नहीं है, यानी हम लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए ये क्या है, सममित संबंध नहीं है, यानी सिमेट्री नहीं है। और सिमेट्री नहीं है का मतलब ये केवल यहाँ दिख रहा है, यहाँ सिमेट्री है, यानी ये गलत हो गया। असिमेट्री अगर नहीं है तो तुल्यता संबंध होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन भी सही होगा। इस तरह से जब ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा। ठीक है, 16 नंबर एग्जाम्पल, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर इक्वल टू ए बी, ए कामा बी इस प्रकार है कि ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी माइनस 2, फिर यहाँ लिख दे रहा बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, तो सही विकल्प का चयन बताइए। 2 4 बिलोंग्स टू आर, 3 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद 8 7 बिलोंग्स टू आर, 1 2 3 4। ये चारों ऑप्शन है, आप लोग इसे जल्दी से बताइए, मैं देखता हूँ क्या इसमें हो रहा है। आप कहेंगे ऐसा है, देखिए इसको जब हम करना चाहेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि b ग्रेटर देन 6, b ग्रेटर देन 6, b ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे ऐसा है, b ग्रेटर देन अगर 6 तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि b ग्रेटर देन 6 में 4 तो आ नहीं सकता, खत्म। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे कि, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि हम इसको अगर उल्टा करें चाहे सीधा करें। अब देखिए a इक्वल टू बी माइनस 2 है, तो इसको मैं मान लीजिए उधर भेज दूँ तो b माइनस ए इक्वल टू 2 आना चाहिए। ओके, तो b में से a को घटाने पर 2 आना चाहिए। 8 में से 3 घटाएं 5, गलत। 7 में से 8 या 8 में से 7 घटाएं, गलत। 8 में से 6 घटाएं 2, सही है। वैसे ही ये सही हो गया, ठीक। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि b की जगह अगर 8 रख दें तो 8 माइनस 2 1 बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 अभी को खत्म हुआ है, देर खत्म हो रहा है, ध्यान दें कि कोई बात नहीं है। किस प्रकार से सिलेबस को खत्म करना है मैं संडे वार्ता बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे प्रकार से धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, बहुत ही आसानी से सब कुछ समझते हुए। यही चैप्टर में जितना समय लगना है, उसके आगे तो हम इतनी तीव्र गति से चलेंगे कि, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।